खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। मेगास्थनीज ने भारत के दार्शनिकों, देवताओं, भगवानों में से सिर्फ बुद्ध का नाम लिखा है और किसी का नहीं। बुद्ध का नाम कन्फर्म है, बाकी अटकलबाजियां है। बुद्ध को उसने बहुत लिखा है, या तो अन्य थे ही नहीं, या थे तो बुद्ध जैसे लोकप्रिय नहीं थे। वंदामी बोधि वृक्ष नामक किताब पढ़ रहा हूँ। इसके लेखक मधुकर पिपलायन हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताब का प्रथम अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता में बोधि वृक्ष। लेखक ने बड़े इत्मीनान से बताया है कि सिंधु घाटी के लोग बौद्ध सभ्यता में आस्था रखते थे। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान के दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्यों के शाही महल के मुकाबले फारसी साम्राज्य के सूसा तथा एक बाटान के शाही महल कुछ नहीं थे, और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। अशोक का मूल्यांकन अभी बाकी है। कोने कोने की खुदाई हो गई। गौतम बुद्ध से पहले संस्कृत मिली नहीं। ये कैसी विडंबना है कि संस्कृत हड़प्पा काल में नहीं है, महाजनपद युग में नहीं है, नंद युग में नहीं है, मौर्य काल में नहीं है, और इसी बीच में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, तो वे संस्कृत और संस्कृत ग्रंथों में वर्णित सभ्यता का विरोध कैसे कर रहे थे। जैसे सिखों के एक के बाद एक गुरु हुए, वैसे ही बौद्ध के भी एक के बाद एक बुद्ध हुए। जैसे सिख धर्म के गुरु एक के बाद एक पूर्ववर्ती समाज की बुराइयों को परिमार्जित करते गए, वैसे ही बौद्ध धर्म के बुद्ध भी एक के बाद एक पूर्ववर्ती समाज की बुराइयों को परिमार्जित करते गए। गौतम बुद्ध ने हड़प्पा काल से चली आ रही बलि प्रथा का विरोध किया। पहला सील सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिला है और दूसरा सील तेलहाड़ा बौद्ध सभ्यता की खुदाई में। कलाएं मरती नहीं है, वह युगों युगों तक जिंदा रहती है और अपनी डीएनए को ढोती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर पर ध्यान मग्न कोई बुद्ध ही है। आप मूर्ति के नीचे दर्शक मुद्रा में मौजूद 2 हिरण को ध्यान से देखिए। दर्शक मुद्रा में 2 हिरण बौद्ध सभ्यता के प्रतीक है। आपका इतिहास तभी सीधा होगा जब सिंधु घाटी की सभ्यता को बौद्ध सभ्यता मानिएगा। स्तूप, पीपल पूजा, लिपि में धम्म चक्र आदि के अनेकों प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में है। एक थे बौद्ध गुरु घंटाल, कम से कम नागार्जुन के समकालीन, जिनकी स्मृति में पद्म संभव ने 8वीं सदी में गुरु घंटाल मठ की स्थापना की थी। बौद्ध गुरु घंटाल हिंदी में नाहक बहुत बदनाम हुए हैं, धूर्तता को लेकर, ठगी को लेकर, चालबाजी को लेकर। गुरु घंटाल का अर्थ धूर्त किसने किया? यह तुलनात्मक तस्वीरें सिद्धार्थवर्धन सिंह ने भेजी है। पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सील पर प्राप्त तथाकथित पशुपति की है और दूसरी तस्वीर गौतम बुद्ध के मारबंधन की है। यदि चित्र के प्रतीक भी संकेतों की भाषा है तो इसे गुनिए। विचार कीजिए, क्या तथाकथित पशुपति की तस्वीर किसी बुद्ध की हो सकती है? नीचे 2 मूर्तियां हैं, एक सिंधु काल के पुरुष की मूर्ति है तथा दूसरी मौर्य काल की यक्षिणी की मूर्ति है, और दोनों मूर्तियां विख्यात है। दोनों मूर्तियों की नाक टूटी हुई है और दोनों का एक एक हाथ टूटा हुआ है। यह आकस्मिक हो सकता है, मगर दोनों मूर्तियों के सिर पर जो गोलाकार शिरोभूषण है वह आकस्मिक नहीं है। वह एक खास किस्म की सभ्यता के संकेतक है, और वह सभ्यता है बौद्ध सभ्यता। मौर्य काल और सिंधु काल दोनों बौद्ध सभ्यता में भीगा हुआ काल है, इसलिए दोनों काल की मूर्तियों में मौजूद गोलाकार शिरोभूषण की समानता आकस्मिक नहीं है। इतिहासकार डी कोसंबी गणित के प्रोफेसर थे। बीएचयू में, एएमयू में, फर्ग्यूसन कॉलेज में और अंत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। सो उन्होंने मिथक से हटते हुए 2+2 = 4 बता दिया। उन्होंने बताया कि विष्णु की पत्नी गजलक्ष्मी की परिकल्पना 2 हाथियों द्वारा प्रक्षालित कमलासन पर बैठी बुद्ध की माता से की गई है, जिसका साम्राज्य दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जिसका शासन दुनिया की 33% आबादी पर था। वह मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। इसकी जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ थी, जो उस समय संसार की कुल आबादी का 33% हिस्सा था।
मौर्य वंश के निम्नलिखित राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व 25 वर्ष। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व 25 वर्ष। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व 41 वर्ष। दशरथ मौर्य 232 से 224 ईसा पूर्व 8 वर्ष। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व 9 वर्ष। शालीसुख 215 से 202 ईसा पूर्व 13 वर्ष। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व 7 वर्ष। शतधन्वन मौर्य 195 से 183 ईसा पूर्व 8 वर्ष। साम्राज्य का नाम, क्षेत्रफल, वो वर्ष जब सबसे ज्यादा विशाल रहा। मौर्य साम्राज्य 52 लाख वर्ग किलोमीटर 250 ईस्वी पूर्व। मुगल सल्तनत 40 लाख वर्ग किलोमीटर 1690 ईस्वी। चोल राजवंश 36 लाख वर्ग किलोमीटर 1030 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य 35 लाख वर्ग किलोमीटर 400 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत 32 लाख वर्ग किलोमीटर 1312 ईस्वी। मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर 1760 ईस्वी। कुषाण साम्राज्य 20 लाख वर्ग किलोमीटर 200 ईस्वी। हर्ष साम्राज्य 10 लाख वर्ग किलोमीटर 647 ईस्वी। कोई भी शिल्पकला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बाकायदे विकास हुआ है। एक ही सम्राट अशोक के शासन में 84,000 स्तूप खड़ा कर देना तिलिस्म है। ये कहना कितनी नादानी है कि उसके पहले एक भी स्तूप नहीं था। मिट्टी का स्तूप, पत्थर का स्तूप, ईंट का स्तूप, संगमरमर का स्तूप, मनौती स्तूप, छोटा स्तूप, मझोला स्तूप, बड़ा स्तूप, गोल स्तूप, चौकर स्तूप, अति प्राचीन स्तूप, वेदी का स्तूप, बिना वेदी का स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप, सभी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों के इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चंद पन्नों में समेट लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु काल में भी स्तूप था और पूर्व मौर्य काल में भी स्तूप था। पिपरहवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बने और पूर्व मौर्य काल के कई स्तूपों की मरम्मत हुई, जिसमें निगलवा सागर का स्तूप भी शामिल है। मगर एक कथा कहकर 84,000 स्तूपों को सिर्फ मौर्य काल में घुसेड़ दिया जाता है। भारत और भारत के बाहर भी जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं वे सभी मौर्य काल के बाद के नहीं हैं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच के भी है। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते ही नहीं है। परिणामतः वे मौर्य काल से पहले के बने सभी स्तूपों को भी खींचकर मौर्य काल तथा उसके बाद लाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सिंधु काल से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। हड़प्पा में स्तूप मिला, मोहेंजोदड़ो में स्तूप मिला, राखीगढ़ी में स्तूप मिला, सिंधु सभ्यता के कई स्थलों से स्तूप मिला, बौद्ध सभ्यता के अनेक प्रमाण मिले, मगर गौतम बुद्ध का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कि ये स्तूप गौतम बुद्ध से पहले के हैं। ईरान के शासक आर्यपुत्र डेरियस प्रथम 532-486 ईसा पूर्व ने जब पंजाब पर कब्जा किया, तब उसके कुछ सामंत और कर्मचारी भी प्रशासन के लिहाज से पंजाब में बस गए। आर्यों की पहली कॉलोनी भारत के पंजाब में इसी समय बसी। ये ईरानी ही आर्य थे। मौर्य काल में भी ये आर्य सामंत और कर्मचारी बने रहे। मौर्य राजाओं ने ईरानी सामंतों और कर्मचारियों को अपनी सेवा में रखा। अशोक ने एक ईरानी सामंत तुशक को कठियावाड़ का शासक बनाया। धीरे धीरे ये आर्य सामंत और कर्मचारी मजबूत होते गए और एक दिन एक ईरानी सामंत पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ से सेनापति का पद हासिल कर लिया। फिर पुष्यमित्र सेनापति से राजा बना और भारत में आर्य साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त राजाओं ने आर्य साम्राज्य को बल प्रदान किया। बाद में सामंतवाद के दौर में विभिन्न राजवंशों ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया। यही है भारत में आर्यों के आगमन की कहानी। 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आने की बात सही नहीं है, उनके विजय की बात भी सही नहीं है। भारत का आर्यीकरण डेरियस प्रथम के समय से अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व से धीरे धीरे क्रमशः हुआ।